नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने हिंदी के प्रसिद्ध कवि धूमिल की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता उस दौर की सबसे प्रसिद्ध कविता है, उस दौर की सबसे चर्चित कविता है और कविता का नाम है पटकथा। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। वह काला धब्बा जो कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा की शीशी का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर ज़रूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना जरूरी है। मैंने सोचा, क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना जीभ और जांग के स्थानीय भूगोल की वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने से पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने कहा आज़ादी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही कहा था। मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी। उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मित्रों, आज़ादी शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आज़ादी और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहाँ कतार के कतार अनाज के अंकुए फूट रहे थे। मैंने कहा, जैसे कसरत करते हुए बच्चे तारों पर चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने कहा, कांसे की बजती हुई घंटियां खेत की मेड़ पार करते हुए। मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई, सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। मेरी सारी बत्तियां जला दी। पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतार कर उन्हें साफ किया और फिर उन्हें दीवार पर उसी जगह टांग दिया। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा वन महोत्सव, और देर तक हवा में गर्दन उचका कर लंबी लंबी सांस खींचता रहा। देर तक महसूस करता रहा कि मेरे भीतर वक्त का सामना करने के लिए औसतन जवान खून है। आज भी ये प्रश्न शाश्वत है, मगर मुझे शांति चाहिए। इसीलिए खाली दरबे में एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। गू गुटरगू, गू गुटरगू, और चहकते हुए कहा, यही मेरी आस्था है, यही मेरा कानून है। इस तरह जो था उसे मैंने जी भरकर प्यार किया, और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैंने इंतजार किया। अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा। अब किसी को नंगा नहीं करेगा। अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है, जैसा पहले हुआ करता था। सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है उस दौर का कवि। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे, सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मतदान होते रहे। मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोक नायक को बार बार चुनता रहा।
जिसके पास हर शंका और हर सवाल का एक ही जवाब था, यानी कि कोर्ट के बटन हॉल में महकता हुआ एक फूल, गुलाब का। यहाँ नेहरू जी आते हैं। जिसके पास हर शंका और हर सवाल का एक ही जवाब था, यानी कि कोर्ट के बटन हॉल में महकता हुआ एक फूल, गुलाब का, वह हमें विश्व शांति और पंचशील के सूत्र समझाता रहा। मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूँ वही होगा, होगा आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे। योजनाएं चलती रही, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे। और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कोसता था। हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है? फिर बहसें होती थी। शब्दों के जंगल में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान के कम और जूतों से ज़्यादा पाटते थे। कभी वह हारता था, कभी हम जीतते रहे। इसी तरह नोक झोंक चलती रही, दिन बीतते रहे। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग में पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की कैंचुलें बिछी है। पेड़ टूटे हुए रडार की तरह खड़े हैं। दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है। लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं। विधवाएं तमागा लूट रही है, सधवाएं मंगल गा रही है। वन महोत्सव से लौटी हुई कार्य प्रणालियां अकाल का लंगर चला रही है। जगह जगह तख्तियां लटक रही है। यह शमशान है, यहाँ की तस्वीर लेना सख्त मना है। फिर भी उस उजाड़ में कहीं कहीं घास का हरा होना कितना डरावना है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अखबार के मटमेले हाशिए पर लेटे हुए तब तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है। यह मेरा देश है, यह मेरा देश है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहाँ हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेरा है। ये धूमिल का समय था, मैं अपने समय की कविता नहीं पढ़ रहा हूँ। जहाँ हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेरे हैं। ये मेरा देश है और ये मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। ये जनता की परिभाषा, धूमिल की परिभाषा है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हाँ हाँ करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांवों के गंदे पनालों से लेकर शहर के सिवालों तक फैली हुई कथाकली की एक अमूर्त मुद्रा है। यह जनता, जनतंत्र में उसकी श्रद्धा अटूट है। उसको समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। धूमिल की खासियत यही थी कि धूमिल कविता में एक मुहावरा गढ़ते थे। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुआसा है। जो दांतों और दलालों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसी के लिए सबसे भद्दी गाली है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। मैं सोचता रहा और घूमता रहा। टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आंखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पालों की अधूरी जल यात्राओं में, टूटी हुई चीज़ों के ढेर में मैं खोई हुई आज़ादी का अर्थ ढूंढता रहा।
अपनी पसलियों के नीचे, अस्पतालों के बिस्तरों पर, नुमाइशों में, बाजारों, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पर देश के इस छोर से उस छोर तक उस लोक चेतना को बार बार टेरता रहा जो मुझे दोबारा जी सके, जो मुझे शांति दे और मेरे भीतर बाहर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग गया पश्चिमी सीमांत। ध्वंस, ध्वंस, ध्वांत, ध्वांत। मैं दोबारा चौंक कर खड़ा हो गया। जो चेहरा आत्मीयता की स्वीकृति में कंधे पर लुढ़क रहा था, किसी जनजनाते हुए चाकू की तरह खुलकर खड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना इस देश की परंपरा की एक बेशुमार कड़ी थी, लेकिन इसे साहस मत कहो। दरअसल ये पुट्टों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी, जिंदा रहने की पुरजोर कोशिश जो उसे आदमखोर की हविस से बड़ी थी। मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी थी सबसे बड़ी ट्रेजेडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के शाह और सफ़ेद चेहरों ने विस्मय से देखा कि ताशकंद में समझौते की सफ़ेद चादर के नीचे एक शांति यात्री की लाश थी। याद कीजिए वो चित्र, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और अब वो किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह इस देश में रोशनी उस पहाड़ों से आई थी जहाँ मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। मगर फिर मैं वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में फूहड़ इरादों के हाथों चला गया। वहाँ बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदान अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ। अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है। अब न कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगें और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। सबने भाईचारा भुला दिया है। आत्मा की तरलता को मारकर मतलब के अंधेरे में एक राष्ट्रीय मुहावरे की बगल में सुला दिया है। सहानुभूति और प्यार अब ऐसा छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को अकेले अंधेरे में ले जाता है और उसकी पीठ में छुरा भोंक देता है। ठीक उस मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर रबर के तल्ले में लोहे की 3 दर्जन फुल्लियां ठोक देता है और उसके नहीं के बावजूद डबट कर पैसा वसूलता है। गरज यह है कि अपराध अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हथियारों के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधूली में घर लौटते हुए मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को सही जगह रहने दिया है? उन्होंने किसी चीज को सही जगह नहीं रहने दिया है। न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम, एक समूचा और सही वाक्य टूट कर बिखर गया है। ये जो पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो बिखराव आया है, उस दौर में भी था और इस दौर में भी है। उनका व्याकरण इस देश की सिराओं में छिपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं। देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेकते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसके रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। धूमिल उस दौर में लिख रहे थे कि वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। मित्रों, ये धूमिल का दौर था। मुझे कभी कभी पढ़ते हुए लग रहा है कि धूमिल भविष्य की ओर देख रहे थे। वे मुस्कुराते हैं और दूसरे की आंख में झपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदलकर सो जाती है। मैं देखता रहा
हर तरफ ऊब थी, हर तरफ ऊब थी। न सुख है, तुम अपनी स्थापित परछाई से टकराकर रास्ते में रुक गए हो। तुम जो हर चीज अपने दांतों के नीचे खाने के आदी हो, चाहे वह सपना हो अथवा आजादी हो, अचानक इस तरह क्यों चूक गए हो? वह क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? क्या ये विश्वास की कमी है? क्या ये विश्वास की कमी है जो तुम्हारी भल मानसत बन गई है, या कि शर्म कि अब तुम्हारी सहूलियत बन गई है? नहीं, सरलता की तरह इस तरह मत दौड़ो। उसमें भूख और मंदी की रोशनी का रिश्ता है, वह बनिए की पूंजी का आधार है। मैं बार बार कहता हूं कि इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली आदत का हिस्सा बन गई है। इसे झपट कर अलग करो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूँ जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है, मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है, वह आदमी को भी वहीं ले जाती है जहां भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। वक्त सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख दूसरों की रुमाल से झाड़ता है। जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वह एक नई 11 कायरों की मौत मरता है। और सुनो, नफरत और रोशनी सिर्फ उसके हिस्से की चीज है जिसे जंगल के हाशिए पर जीने की तमीज है। इसलिए उठो और अपने भीतर सोए हुए जंगल को आवाज दो। उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो, न किसी के मोहताज हो। लाखों हैं जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। वहां चलो, उनका साथ दो और इस तिलिस्म का जादू उतारने में उनकी मदद करो और साबित करो कि वे सारी चीजें अंधी हो गई है जिनमें तुम शरीक नहीं हो। मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी ही सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं। मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता। कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। समझौता परस्ती। और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद टुच्ची सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा चूक जाती है। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की सफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोंच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर की मैल देख ली थी। मेरा सिर भिन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर बुरी तरह थका था कि मैं अपनी तरफ घुरते हुए उस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था जो अपनी पैनी आंखों से मेरी बेबसी और मेरा उथलापन थाह रहा था। प्रस्तावित भीड़ में शरीक होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब में जूता का टोकन और दिमाग में ताजे अखबार की कतरन लिए हुए धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसल कर मतपेटियों के गड़गच अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर ये दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, सिर्फ एक शोर है।
जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र धर्म, देश हित, हिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आज़ादी, वीसा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियाँ, साहित्यिक पीढ़ियाँ, निराशा, झाएँ झाएँ, खाएँ खाएँ, हाय हाय, साएँ साएँ। मैंने कानों में ठूंस ली है अंगुलियाँ और अंधेरे में गाड़ दी है आंखों की रोशनी। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मत वर्षा के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वो एक दूसरे से दांता किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिलबिल कर रहे हैं। एक तरह 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 के जंतु है, श्रीमान किंतु है, मिस्टर परंतु है, कुछ रोगी है, कुछ भोगी है, कुछ हिजड़े हैं, कुछ जोगी है, तिजोरियों के प्रतीक्षित दलाल हैं, आंखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं। ये राजनीतिक चरित्र है। गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गरज है कि हर तरह के लोग हैं। एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत है कि इस देश में असंख्य रोग है और उनका एकमात्र इलाज चुनाव है। लेकिन मुझे लगा कि विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है। उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। उसमें जाति और धर्म और संप्रदाय और पैसा और पूंजी के असंख्य कीड़े बिलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पता नहीं किस अनहोनी की प्रतीक्षा में इस भीषण सड़ाव को चुपचाप सह रही है। मगर आपस में नफरत करते हुए वे लोग इस बात पर सहमत है कि चुनाव ही सही इलाज है, क्योंकि बुरे और बुरे के बीच से किसी हद तक कम से कम बुरे को चुनते हुए न उन्हें मलाल है, न भय है, न लाज है। दरअसल उन्हें एक मौका मिला है और इसी बहाने वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर तरफ मूढ़ता की हरी हरी घास लहरा रही है, जिसे कुछ जंगली पशु लीद रहे हैं, चर रहे हैं। मैंने ऊब और गुस्से को गलत मोहरों के नीचे से गुजरते हुए देखा। मैंने अहिंसा को एक सत्तारूढ़ शब्द का गला काटते हुए देखा। मैंने ईमानदारी को अपनी चोर जेबें भरते हुए देखा। मैंने विवेक को चापलूसों के तलवे चाटते हुए देखा। मैं ये सब देख ही रहा था कि एक नया रेला आया। उन्मत्त लोगों का बर्बर जुलूस। वे किसी आदमी को हाथों पर गठरी की तरह उछाल रहे थे, उसे एक दूसरे से छीन रहे थे, उसे घसीट रहे थे, चूम रहे थे, पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे, गले से लगा रहे थे, उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, उस पर अनगिनत झंडे फहरा रहे थे। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, उसकी आंखें बंद थी, उसका चेहरा खून और आंसू से तर था। मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया और तभी किसी ने उसे मेरी ओर उछाल दिया। अरे ये कैसे हुआ? मैं हतपथ सा खड़ा था और मेरा हमशक्ल मेरे पैरों के पास मूर्छित सा पड़ा था। दुख और भय से एक झुरझुरी लेकर मैं उस पर झुक गया, किंतु बीच में ही रुक गया। उसका हाथ ऊपर उठा रहा था, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुराया था, उसकी आंखों का हरापन उसकी आवाज में उतर आया था। दुखी मत हो, यही मेरी नियति है। मैं हिंदुस्तान हूँ। जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी की आगे भी राह है। मैंने सुना वह आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है, जैसे किसी जले हुए जंगल में पानी का एक ठंडा सोता बह रहा है। घास की ताजगी भरी ऐसी आवाज़ है जो न किसी से खुश है न नाराज है। भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है, संशय ने उन्हें आग्रह कर दिया है, फिर भी वे अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। नहीं, यह मेरे लिए दुखी होने का समय नहीं है। अपने लोगों की घृणा के इस महोत्सव में मैं शापित निश्चित हूँ। मुझे किसी से भय नहीं है। तुम मेरी चिंता न करो, उनके साथ चलो, इससे पहले कि वे गलत हाथों के हथियार हो, इससे पहले कि वे नारों और इश्तिहारों से काले बाजार हों। उनसे मिलो, उन्हें बदलो। नहीं, भीड़ के खिलाफ रुकना एक खूनी विचार है।
क्योंकि हर ठहरा हुआ आदमी इस हिंसक भीड़ का अंधा शिकार है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हर वक्त सिर्फ एक चेहरा नहीं हूँ। जहाँ वर्तमान अपने शिकारी कुत्ते उतारता है, अक्सर मैं मिट्टी का हरकत करता हुआ वह टुकड़ा हूँ जो आदमी की सिराओं में बहते हुए खून को उसके सही नाम से पुकारता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जाओ और देखो कि वे लोग। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि एक धक्के ने मुझे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं गिरता, किन्हीं मजबूत हाथों ने मुझे टेक लिया। अचानक भीड़ से निकलकर एक प्रशिक्षित दलाल मेरी देह में समा गया, दूसरा मेरे हाथों में एक पर्ची थमा गया, तीसरे ने मुझे एक मुहर देकर पर्दे के पीछे ढकेल दिया। भय और अनिश्चित के दोहरे दबाव में पता नहीं कब और कैसे और कहाँ कितने नामों और चिन्हों और शब्दों को काटते हुए मैं चीख पड़ा, हत्यारा, हत्यारा, हत्यारा। मुझे ठीक याद नहीं है मैंने यह किसको कहा था। शायद अपने आप को, शायद उस हमशक्ल को जिसने खुद को हिंदुस्तानी कहा था, शायद उस दलाल को, मगर मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। मेरी नींद टूट चुकी थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में सराबोर था। मेरे आसपास से तरह तरह के लोग गुजर रहे थे। हर तरफ हलचल थी, शोर था। कुछ लोग कह रहे थे कि इन दिनों एक खास परिवर्तन हुआ है, जनता जगी है, सब प्रभु की माया है। एक लंबे इंतजार के बाद चीज़ों का असली चेहरा उजाले में आया है और मैं चुपचाप सुनता हूँ। हाँ, शायद मैंने भी अपने भीतर कहीं बहुत गहरे कुछ जलता हुआ सा छुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ है नींद में हुआ है, और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जागकर गुजार दी है। हफ्तों पर हफ्ते तय किए हैं, अपनी परेशानी के निर्मम, अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं, और हर बार मुझे लगा है कि कहीं कोई खास फर्क नहीं है। जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जिसके पीछे कोई फर्क नहीं है। हाँ, यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई है, कुछ तबादले हुए हैं। कल तक जो नहले थे आज दहले हुए हैं। हाँ, यह सही है कि इन दिनों मंत्री जब प्रजा के सामने आता है तो पहले से कुछ ज़्यादा मुस्कुराता है, नए नए वादे करता है, और यह सब सिर्फ घास के सामने होने की मजबूरी है। वरना उस भले मानुस को यह भी पता नहीं है कि विधानसभा भवन और अपने निजी बिस्तर के बीच कितने जूतों की दूरी है। हाँ, यह सही है कि इन दिनों चीज़ों के भाव कुछ बढ़ गए हैं। अखबारों के शीर्षक दिलचस्प हैं, नए हैं। मंदी की मार से पटी हुई चीज़ें बाजार में सहसा उछल गई है। हाँ, यह सही है कि कुर्सियाँ वही है, सिर्फ टोपियाँ बदल गई है, और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उछल उछल कर अपनी जगह बदल रहे हैं। चढ़ी हुई नदी में, भरी हुई नाव में हर तरफ विरोधी विचारों का दलदल है। सतहों पर हलचल है, नए नए नारे हैं, भाषण में जोश है, पानी ही पानी है, पर कीचड़ खामोश है। मैं रोज़ देखता हूँ कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर खुशी से चिपक गया है। उसमें न हया है न दया है, नहीं अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज़ दी है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर बेकार। मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसको मादा पाया है। मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसको मादा पाया है। वे सबके सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता है, दार्शनिक है, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीज़ों का अक्स उनके दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है, मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। ये धूमिल का भाषा सौंदर्य था।
यहाँ जनता एक गाड़ी है। एक ही संविधान के नीचे भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या यह सच है? हाँ, यह सच है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। और यदि यह सच नहीं है तो वहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? जिसने सत्य कह दिया है उसका बुरा हाल क्यों है? मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ जिसके मेरे पास कोई उत्तर नहीं। धूमिल जनता से प्रश्न कर रहे हैं और आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जागकर गुजार दी है। हफ्तों पर हफ्ते तय किए, ऊब के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चितग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं। हर तरफ शब्द वेदी सन्नाटा है। दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कुथता हुआ घृणा में डूबा हुआ सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। मित्रों, आपने पटकथा कविता सुनी। ये कविता अपने समय की एक सशक्त हस्ताक्षर थी। इस कविता में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, लोकतंत्र, जनतंत्र, स्वतंत्रता, आज़ादी और देश के उस समय के हालात और बिगड़ती हुई परिस्थितियाँ, लोगों की आशाएं और सपने और टूटते हुए सपनों की प्रतिध्वनियाँ आपको जगह जगह सुनाई देती है। नमस्कार।